कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं कहूँगा और अपने अनुभव से कहूँगा। अनुभव से इसलिए कहूँगा कि इतिहास पर बात करना कठिन काम है और इतिहास पर बात करने के लिए जिस तरह की इतिहास चेतना और इतिहास बोध चाहिए वो हर एक में नहीं होता। और मैं कह सकता हूँ मुझ में तो उस तरह का बोध नहीं है कि मैं एक इतिहासकार की तरह इतिहास की व्याख्या करूं या वहाँ जाऊं। इस दौरान तो मैं जो बातचीत यहाँ करना चाहता हूँ वो अपनी कुछ साहित्य को पढ़ते पढ़ाते और उस क्रम में जो इतिहास को मैंने जाना समझा और जानने के क्रम में जो चीज़ें मेरी समझ में आई, मेरी बुद्धि में आई, उन चीज़ों की मैं बातचीत करूँगा। आज़ादी के 75 साल उत्सव के रूप में सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा मनाया जाना और उसको उत्सव मनाए जाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करना और संस्थाओं को निर्देशित करना, ये काम हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। उनके आयोजनों को, उनके स्वरूप को, उनकी प्राथमिकताओं को, ये हमारे सामने आ रहा है। पहला सवाल तो ये है कि क्या आज़ादी का उत्सव या आज़ादी के 75 साल का उत्सव इस तरह मनाया जाना चाहिए या जिन नायकों को हम इस संवाद में पहले याद कर चुके हैं वो क्या इसी तरह की आज़ादी की उत्सव की कल्पना करते थे या मनाए जाने की बात सोचते थे। और जिस आज़ादी का उत्सव हम मना रहे हैं क्या सही मायने में वो आज़ादी हमें हासिल हो गई है? क्योंकि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो जंगे आज़ादी और आज़ादी के संघर्ष के दौर में जब जाते हैं तो उस दौर में जाने पर हमें पता चलता है कि आज़ादी के वहाँ कई मायने थे, एक मायने नहीं था। कई मायने भी थे और आज़ादी की संकल्पनाएं भी कई थीं, एक नहीं थी। और जब संकल्पनाएं कई थीं तो सवाल ये है कि गांधी की भारत संकल्पना क्या थी या अंबेडकर की भारत संकल्पना क्या थी या भगत सिंह का आइडिया ऑफ इंडिया क्या था या मौलाना साहब का भारत संकल्पना क्या थी या सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ ठाकुर और कई कई नाम हम जोड़ सकते हैं। क्या ये भारत की संकल्पनाएं एक थीं? क्या ये एक तरह की आज़ादी चाहते थे? और अगर एक तरह की आज़ादी नहीं चाहते थे तो इनकी आज़ादी पाने के रास्ते, स्वप्न क्या थे? इनके रास्ते क्या थे? ये एक बड़ी बहस है और उस बहस में शायद जाना या मेरे लिए उन बहसों को, सारी बहसों को समेट कर बात कर पाना संभव भी नहीं है। आज़ादी का एक मायने गांधी के पास था और गांधी कहते थे कि आज़ादी को वो अपने अंतिम जन से परिभाषित करते थे और जिसे हम गांधी का जंतर कहते हैं। और वो कहते थे कि गांधी के जंतर में अंतिम जन के चेहरे को आप याद करिए, अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो उस काम का उस अंतिम जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये गांधी कहते थे। तभी कोई काम करिए। और दूसरी बात ये कहते थे कि भारत को सच्चे मायने में, सही मायने में आज़ाद मैं तभी मानूंगा जब कोई स्त्री कश्मीर से कन्याकुमारी तक
रात में, आधी रात में अकेले यात्रा कर सके। ये बहुत बड़ी चुनौती थी जब गांधी ये बात कह रहे थे। और गांधी की ये संकल्पना आज भी अधूरी है, क्योंकि आज भी हाथरस है और आज भी आए दिन कई हाथरस हमारे यहाँ हैं, और सिर्फ रात में नहीं है, दिन में, दिन दहाड़े हैं। इसके अलावा हम अंबेडकर को देखें तो अंबेडकर भी एक भारत संकल्पना को लेकर चल रहे थे। और जब हम अंबेडकर और गांधी की एक साथ बात करते हैं तो ये नरेटिव लगभग बन चुका है कि हम गांधी और अंबेडकर को आमने सामने खड़े कर देते हैं। और इस संदर्भ में मुझे दो प्रसंग याद आते हैं। पहला प्रसंग ये है कि जब पूना पैक्ट की बात आई और चुनाव में प्रतिनिधित्व की बात आई, तो पुरजोर तरीके से अंबेडकर ने अपनी बात कही। गांधी चूँकि आज़ादी के रास्ते तय कर चुके थे, अपने आज़ादी के पाने के टूल्स तय कर चुके थे, सबकी सहभागिता चाहते थे, सामूहिकता चाहते थे, तो गांधी को लगता था कि ये बात इस समय ठीक नहीं है। मगर अंबेडकर के अपने तर्क थे, वो अपने तर्कों में सही थे, वो तर्क रख रहे थे। गांधी ने जिद की और गांधी अनशन पर बैठे। और आप देखिए कि जब अनशन में गांधी की चिंता पूरे देश की चिंता बन गई और ये हुआ कि गांधी मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो अंततः अंबेडकर के मन में गांधी के प्रति जो सम्मान का भाव है और गांधी के पास अंबेडकर जाकर के बापू को जिस तरह से बात करते हैं और पूरे मसले को हल करते हैं, ये बताता है कि एक दूसरे के मन में किस तरह का प्रेम था। और जब हम प्रेम कहते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान कहते हैं, तो उसमें असहमतियां अपने जगह ज़रूर होती हैं। उसमें ये नहीं होता है कि हम आपसे असहमत नहीं हो सकते। असहमत होते हुए प्रेम करना ये आज़ादी के नायकों का एक बड़ा उसूल था, जिस उसूल पे सब चलते थे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक और वाक़या था कि जब अंबेडकर ने ये घोषित किया कि मैंने जिस जाति में जन्म लिया है, जिस धर्म में जन्म लिया है, उस धर्म में मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। और बहुत सारे कयास लगाए गए। उनको कहा जाता है, अमूमन कह देते हैं बगैर पढ़े हुए अंबेडकर को लोग, कि वो अंग्रेज परस्त थे। और ये इतना बड़ा आरोप किसी बड़े नायक पर लगा देना, तो ये बात आई कि वो हो सकता है ईसाई हो जाएं या किसी और धर्म को ग्रहण कर लें। मगर ये जब बातचीत हुई और बातचीत के क्रम में लोगों ने कहा कि बापू के पास गए और बापू से कहा कि बापू आप बात करिए, कहीं ऐसा ना हो। और बापू को ये कहा गया कि अगर वो कोई और धर्म ग्रहण करते हैं तो जो हिंदू समाज है वो बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। एक प्रसंग है कि बापू का संदेश जाता है और अंबेडकर सेवाग्राम आते हैं, और सेवाग्राम में बापू की कुटी के बाहर बापू अंबेडकर के कंधे पर हाथ रख करके टहलते हैं, और लगभग वो 56 मिनट की बातचीत है। उस बातचीत में अंबेडकर बापू से ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि समाज में कोई बिखराव आए या टूटन आए, या ये आश्वस्त करते हैं वो। ये दो घटनाएं ये बताती हैं कि इस नरेटिव पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। हमें वही काम नहीं करना चाहिए जो अन्य लोग कर रहे हैं या उधर के लोग कर रहे हैं। इसी के साथ आज़ादी के आंदोलन में हम देखें कि एक भगत सिंह की भी संकल्पना थी, और भगत सिंह स्पष्ट तौर पर कहते थे, और भगत सिंह
को फांसी देने के ठीक पहले हम सभी जानते हैं, बताने की दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से अपने वकील से जो पुस्तक मंगाई थी उन्होंने, वो लेनिन की पुस्तक थी, और वो उन्होंने कहा कि आप जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है, और ज़मीन पर उस किताब लेकर बैठ जाते हैं और उसको वो पढ़ते हैं। अपने विचारों में स्पष्ट थे, अपनी भारत संकल्पना में स्पष्ट थे, और वो कहते थे कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी हमें नहीं चाहिए। और बहुत संक्षेप में उन्होंने लिखा है, बहुत कम लिखा है, और उनके दस्तावेज हमारे सामने आ गए हैं, मगर स्पष्ट कहते थे कि हमें राजनीतिक के साथ हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, हमें सामाजिक आज़ादी चाहिए। समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनको आगे लाना होगा, हमें एक बराबरी का समाज बनाना होगा। अपने विचारों में स्पष्ट थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को जब हम देखते हैं तो एक और बड़ा स्वप्न लेके वो चल रहे थे, और आप जानते हैं कि 14 के पहले उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसके पहले वो, क्योंकि एक राष्ट्रवाद की भी एक बड़ी बहस थी, और हमारा राष्ट्र कैसा होगा, हमारा नेशन कैसा होगा, ये भी चल रहा था। और टैगोर जब यूरोप के देशों में और पश्चिमी देशों में होकर के आए थे तो उसको बहुत नज़दीक से, आधुनिक राष्ट्र को बहुत नज़दीक से देख करके टैगोर आए थे। और आए थे तो उन्होंने ये देखा था कि ये तो ऐसा राष्ट्र है जो एक रंग का है, एक रंगी है, और ये राष्ट्र हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उनकी पुस्तक भी आ गई है राष्ट्रवाद नाम से, और उनके जो निबंध हैं वो हिंदी में आ गए हैं, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है NBT ने छापा है उसको। तो वो स्पष्ट थे कि हम जिस तरह के बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई और बहुधार्मिक समाज में रहते हैं, उसमें एक रंग का राष्ट्रवाद नहीं चल सकता है। और वो ये जानते थे कि ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अलग अलग विचारों के लोग आज़ादी के संघर्ष में अलग अलग रास्ते अपनाते हुए अपनी घोर असहमतियों के बावजूद वो भारत का एक स्वप्न देख रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये स्वप्न उन नायकों ने जो देखा था, वो स्वप्न आज हमने देखना छोड़ दिया है। सपना हमसे छूट गया है, सपना हमारे हाथों से फिसल गया है, हम सपने नहीं देखते। पंजाबी कवि पाश ने कहा है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, मुर्दा शांति से भर जाना, सुबह उठकर दफ्तर जाना, शाम को दफ्तर से घर आना। एक अदद सपना अगर किसी भी मनुष्य के पास नहीं है, वो सपना छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। वो सपना समाज के छोटे हिस्से को हो सकता है, एक वर्ग को ले सकता है, एक राष्ट्र को लेके हो सकता है, मगर सपने हम नहीं देखते, क्योंकि हमारे इन सपनों को स्थापन कर दिया गया है और एक और सपना हमें दिखाया जा रहा है। ये जो और सपने लाए गए हैं और ये जो सपनों के सौदागर आए हैं, उन्होंने हमारे आज़ादी के संघर्ष को, हमारी कुर्बानियों को, हमारे साझा संकल्पों को, साझी लड़ाइयों को, साझे बलिदान को, साझी विरासत को धूमिल कर दिया है। इस मायने में ये भारत संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है, और मैं इन संवादों को बाद में जब अपलोड होते हैं तो मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि चुप रह कर के कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और हम जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में हम सफल इसलिए हुए कि हमारे पास एक सबसे बड़ा संवाद धर्मी नायक अगर कोई था तो वो गांधी थे। घोर असहमति में भी वो संवाद करने के लिए तैयार रहते थे, आमंत्रित करते थे। मैं गांधी के
उन स्थितियों को बताना चाहता हूँ कि गांधी के प्रार्थना जो सभाएं होती थीं, उनके प्रार्थना प्रवचन कई खंडों में आ गए हैं, वो हमें देखना चाहिए। और एक किताब जो सुधीर चंद्र की आई है, गांधी एक असंभव संभावना, उस किताब में वो गांधी के अंतिम दिनों को याद करते हैं और अंतिम दिनों की नोआखाली से लेकर के बिरला हाउस में और उन सभाओं को याद करते हैं जो प्रार्थनाएं सभाएं होती हैं। गांधी के यहाँ उस समय कई लोग आ रहे थे, कई दल के आ रहे थे, हिंदू आ रहे थे, मुसलमान आ रहे थे और बड़े उग्र रूप में आ रहे थे, आक्रोशित होकर के आ रहे थे। और गांधी से एक दल ने जो मिलने आया, उन्होंने ये कह दिया किसी दल ने कि आप मर क्यों नहीं जाते। और गांधी उस बात को लेकर प्रार्थना सभा में जाते हैं, कुछ और चिट्ठियां ले जाते थे। गांधी ये काम करते थे कि अपनी चिट्ठियां ले जाते थे और जहाँ से चिट्ठी आती थी उन चिट्ठियों को पढ़ते थे और वो बहुत कटु आलोचना भी होती थी गांधी की, उनको भी हूबहू वो रख देते थे पढ़ करके और फिर उसका जवाब देते थे। ये तरीका था गांधी का, यानी इतना ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शी व्यक्तित्व, कुछ ना छुपाने वाले गांधी। तो वो कहते हैं कि भाई एक लोग मिलने आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आप मर क्यों नहीं जाते। और वो कहते हैं कि ये वाकया सुधीर चंद्र की किताब में है, वो कहते हैं कि मैं कलयुगी आयु जीना चाहता था, मैं चाहता था कि 125 वर्ष में जीऊँ, मगर मैं अब इतने वर्ष का 79 या कितना बताया साल का हो गया हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता, ईश्वर मुझे उठा ले। ये उठाने का, ये मर जाने का, यानी अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप मर क्यों नहीं जाते, तो उस बेबसी को भी गांधी बहुत सच्चे दिल से सामने रख देते हैं। एक बात किसी गांधीवादी व्यक्ति ने कही कि अगर गांधी की हत्या करने के पहले गोडसे अगर उनके पास जाते और कहते, गोडसे कहते कि गांधी जी मैं आपको मारना चाहता हूँ, तो शायद गांधी गोडसे को भी मारने का कोई और तरीका बता देते और कहते तुम गोली मत मारो, तुम ऐसा ऐसा कर दो। ये बात एक गांधीवादी, एक विचारक ने, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कही। अभी एक नाटक आया है जो कि सब लोगों की जानकारी में है, असगर वजाहत जी का नाटक है जो गांधी और गोडसे को लेकर के है। और उसमें ये प्रसंग है कि गांधी को गोडसे गोली मारते हैं और गांधी बच जाते हैं, और फिर जो है गांधी और गोडसे की मुलाकात होती है। वो वार्तालाप हमें देखना चाहिए। गांधी एट गोडसे। एक और नाटक उनका अभी आया है जिसका अंतिम भाग का पाठ उन्होंने इलाहाबाद में किया, वो महाबली नाटक, जिसमें अकबर और तुलसीदास की मुलाकात वो सपने में कराते हैं। तुलसीदास बनारस के घाट पर अपने तख्त पर लेटे हैं और अकबर आते हैं और अकबर के आने का ऐलान होता है जिस तरह से ऐलान हुआ करता है। तुलसीदास थोड़ा इधर उधर देखते हैं, आवाज़ आती है कानों में और बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं तो अकबर पूछते हैं कि गोस्वामी तुमको कई बार बुलावा भेजा, तुम सीकरी नहीं आए। तो गोस्वामी कहते हैं कि नहीं। और बातचीत के क्रम में गोस्वामी ये कहते हैं कि काबुल से और पश्चिम बंगाल पर तक तुम्हारा जो साम्राज्य है महाबली, उसमें मेरी कुटिया नहीं आती है, मेरी कुटिया नहीं आती उस साम्राज्य में। अकबर फिर कहते हैं कि मैंने टोडरमल से, मैंने अब्दुल रहीम खान खाना से तुम्हारे बारे में हाल चाल लिए
और मैंने चाहा कि तुम सीकरी आओ, मगर गोस्वामी तुम नहीं आए। और बातें वो करते हैं। और गोस्वामी बार बार पूछते हैं कि महाबली तुम आए क्यों, तुम्हारे बैठने की तो यहाँ कोई ऐसी जगह भी नहीं है। अकबर कहते हैं कि जब मैं तुम जैसे लोगों को देखता हूँ तो मैं मिलने के लिए बेचैन हो जाता हूँ, और उसी बेचैनी में मैं मिलने आया हूँ। अंत नाटक का ये है कि महाबली कौन है, और बार बार संबोधन में जब महाबली गोस्वामी कहते हैं तो अकबर अंत में कहते हैं कि गोस्वामी तुम मजाक कर रहे हो, महाबली मैं नहीं, महाबली तो तुम हो। और वो कहते हैं कि एक लेखक किस तरह से टाइम और स्पेस के पार चला जाता है, अमर हो जाता है। इसलिए तुलसीदास को महाबली खुद अकबर कहता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नैतिक सत्ता होती है ये तुलसी के पास थी, राज सत्ता नहीं थी। आज़ादी के आंदोलन में जितने नायक हुए हैं, जितने हुए हैं, उनके पास एक मोरल अथॉरिटी थी, नैतिक सत्ता थी, और वो नैतिक सत्ता थी जो किसी साम्राज्यवादी सत्ता को झुका सकती थी। इस नैतिक सत्ता की लगातार कमी हमारे बीच होती रही है और नैतिक तौर पे लगातार हम पतित होते चले गए हैं। आज़ादी हमको मिली, और आज़ादी को 1857 पर अगर हम याद करें और इधर 47 के बाद 75 वर्ष याद करें और उधर 58 तक चले जाएं, 1857 तक चले जाएं, तो एक लंबा दौर है। क्योंकि सिर्फ आपको आगे नहीं जाना, आपको पीछे भी जाना है। पीछे इसलिए जाना है कि आज स्मृतियों के लोप का समय है। हमारी स्मृतियों से बहुत कुछ पोंछा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। और स्मृतिहीन जो व्यक्ति होता है वो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि वो स्मृतिहीन व्यक्ति ही आगे चलकर या अपनी प्रक्रिया में रहते हुए, वो जो शब्द हम उपयोग करते हैं आजकल, वो भक्त हो जाता है। और ये भक्त आज के संदर्भ में, मैं मध्यकाल के संदर्भ में भक्त नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो भक्त मध्यकाल में था, सूरदास थे, तुलसी थे, निर्गुण संत थे, वो भक्ति और भक्ति की का जो रिश्ता था वो अलग तरह का रिश्ता था। ये स्मृतिहीनता हमें संकट में डाल रही है, और ये स्मृतिहीनता इसलिए मैं कह रहा हूँ खतरनाक है कि हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूँ कि कोई भी साथी अपने मोबाइल को अलग रख के 10 फ़ोन नंबर बता दे, तो शायद युवा से लेके बुजुर्ग साथी तक के लिए ये संभव नहीं है कि वो 10 मोबाइल नंबर बता सके। स्मृतिहीन होना इसलिए भी खतरनाक है कि हमारी स्लेट पर कुछ और लिखने की तैयारी है, लिखा जा रहा है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर मैं 90 के बाद पैदा हुई युवा पीढ़ी को कह रहा हूँ, तो वो युवा पीढ़ी निराला को देखकर ये कह सकती है कि ये टैगोर की मूर्ति है। वो युवा पीढ़ी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि वो कह सकती है कि प्रसाद बनारस में नहीं रहते थे, वो इलाहाबाद के कीटगंज में तंबाकू बेचते थे। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। इसलिए इन स्मृतियों को संजोना, इन स्मृतियों में बार बार जाना, और ये हम ही नहीं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये उस दौर के लोगों ने कहा है। गांधी अगर वैष्णो जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, गा रहे थे तो स्मृतियों में ही लौट रहे थे, वो वहीं लौट रहे थे। अगर परहित सरिस धर्म नहीं भाई कहा जा रहा था
या कहा जाता है तो हम स्मृतियों में ही लौटते हैं। या संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहियाँ टूटी, बिसर गयो हरिनाम अगर कह रहे हैं तो हम स्मृतियों में जा रहे हैं। हम किसी भी आंदोलन में आज, वो दलित आंदोलन, स्त्री आंदोलन या आदिवासी के शोषण की बात करते हैं तो भी हम स्मृतियों में जाते हैं, उस इतिहास को खंगालते हैं और देखते हैं कि दर्ज क्या है, सही क्या है। तो जब आज अखंड पाखंड और झूठ की सत्ता काबिज है, तब इसको हम अपनी स्मृतियों को और गहरा करके स्मृतियों पे लौटकर और वहाँ से ताकत बटोर कर ही इनको जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आज के समय में नेहरू के सामने पटेल खड़े कर दिए गए हैं, आज गांधी के सामने भगत सिंह खड़े कर दिए गए हैं, आज नेहरू के सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े कर दिए गए। ये जो नरेटिव हैं, ये हमारे सच को, हमारे सत्य को, हमारे इतिहास को झूठा साबित करने के बाद गढ़े जा रहे हैं। इसी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें 90 के बाद आई तकनीक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसको हम भूलें नहीं। और जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जिससे आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी हम जूझ रहे थे, और ये काम अंग्रेज़ों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। और आप देखिए उठा करके कि 1857 की साझी लड़ाई और साझे संघर्ष में उन्होंने इस बात को चिन्हित कर लिया था, रेखांकित कर लिया था कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है और क्या करना है। आगे चल के वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं, वो भाषाई आधार पर 2 विभाग बनाते हैं, वो निर्देश देते हैं कि आपको कैसी पुस्तकें तैयार करनी हैं, भाषाओं को वो खास धर्म और जाति समुदाय से जोड़ने का काम करते हैं। ये सारे काम वो शुरू कर देते हैं, उनकी परियोजना शुरू हो जाती है। आज़ादी के आंदोलन में एक काम और करते हैं अंग्रेज, और वो काम ये करते हैं कि वो एक नरेटिव लेके उस समय भी आते हैं। ये आज का नरेटिव नहीं है, ये आप जब कनेक्ट करेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी कि जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज पूरे मध्यकाल को डार्क एज घोषित करते हैं, अंधकार युग घोषित करते हैं। और हम सब अध्यापक, प्राध्यापक, बड़े बड़े लोग उस मध्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ों ने डार्क एज कह दिया, अंधकार युग कह दिया। और उन्होंने कहा कि हम आपको प्रकाश की ओर ले चल रहे हैं, हम आपको आधुनिक बना रहे हैं, हम सभ्य बना रहे हैं। ये नरेटिव तो गढ़ा गया, आप पिछड़े। ये काम उन्होंने उस समय किया, और उस समय तकनीक नहीं थी, उस समय दूसरे संसाधन थे, दूसरे तरीके थे, मगर ये काम तो उन्होंने किया। उन्होंने कहा आपके पास विज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, और सारे भारतीय देशज ज्ञान को, जो कबीर मध्यकाल में आँखन देखी बात कह रहे थे, अनुभव सिद्ध बात कह रहे थे, उस सारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कविता को, हमारे साहित्य को परे ढकेल के कहते हैं कि नहीं, हम आपको सभ्य बनाएंगे, हम आपको आधुनिक बनाएंगे। और इस तरह से उन्होंने देशेर कथा, एक पुस्तक है और उसका देश की बात नाम से अनुवाद हुआ है और एनबीटी से छपी है, मैनेजर पांडे जी ने लंबी भूमिका लिखी है। उस देशेर कथा को कभी आप देखिए, उसमें इस बात का जिक्र है कि अंग्रेज़ों ने उस दौर में आपकी चित्त विजय की थी, यही शब्द है, चित्त विजय की थी, आपके चित्त को हर लिया था। वो जो कह रहे थे उसी को आप मान रहे थे, और उसी को मानते हुए उन्हीं की एजुकेशन सिस्टम में जाते हुए और एक मध्य वर्ग उन्होंने तैयार कर दिया था। और उस ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ने
दो तरह की भूमिका निभाई, संघर्ष में भी भागीदारी की और अंग्रेज़ों के भी साम्राज्य को पुख्ता करने में मदद की। ये दोनों काम किए और ये आज़ादी मिलने तक ये काम हुआ। तो अंग्रेज़ों ने 1857 में, आप जानते हैं कि एक अखबार जो कि बेदार बख्त ने निकाला था और अजीमुल्ला खां संपादक थे, बेदार बख्त उसके मुद्रक थे, और पयामे आज़ादी अखबार जब निकाला उन्होंने दिल्ली में 1857-58 के दौर में, उस अखबार में मुद्रक को, प्रकाशक को, संपादक को तो फांसी दी गई, मौत के घाट उतारा गया। ये पहला उदाहरण है इतिहास में कि अगर किसी व्यक्ति के पास पाठक के तौर पे उसकी प्रति मिल गई तो उस पाठक को भी मौत के घाट उतारा गया। और तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस खतरे को उन्होंने भांप लिया था और वो जान रहे थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, प्रेस आ चुका था, प्रेस की आज़ादी की पूरी परिकल्पना वो जानते थे कि इसके खतरे क्या हैं, इसलिए वो सचेत थे और वो बहुत समझ के आगे बढ़ रहे थे। ये जो चित्त विजय थी, और मैं यही कह देना चाहता हूँ कि जिस ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की बात हम करते हैं, जो पिछले 30 वर्षों में अपने दूसरे तीसरे चरण में पहुँच रहा है, ये कोई अचानक घटी पर घटना नहीं है। ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो साम्राज्यवाद के दौर में भी चल रही थी और नव साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद के दौर में भी एक अन्य रूप में वो आ रही है। निश्चित तौर पर पूंजीवाद की बहस में जाएंगे तो एक जो औद्योगिक पूंजीवाद था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था, वो आज के दौर में जिस रूप में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद के रूप में आया है, तो उसने अपनी सारी परिघटना को बदल दिया है, अपने सारे स्वरूप को बदल दिया है। वो उसी रूप में नहीं आएगा। वो विश्व विजय में जब निकलेगा तो वो फौज फाटे के साथ नहीं निकलेगा, सेनाओं के साथ नहीं निकलेगा। उसके पास एक दूसरे तरह की सत्ता है जिसको हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और पूंजी आज की तारीख में सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित है, उससे बड़ा देवता कोई नहीं है। और वो चलायमान है, वो चलायमान है। वो आप हिंदुस्तान में हैं, कल वो चीन जा सकती है, जापान जा सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया जा सकती है। वो नंदीग्राम में अगर संघर्ष होता है, सिंगूर में संघर्ष होता है, तो वो अपनी पूंजी बटोर के गुजरात पहुंच सकती है, बशर्ते उसको जो चाहिए वो हमारी सत्ता प्रतिष्ठानों ने मुहैया करा रखा है, हमारी सरकारों ने दे रखा है। फ्री की ज़मीन, फ्री की बिजली, फ्री के पानी। तो विकास का जो मॉडल है, इसको भी हमें समझना होगा कि आज़ादी के आंदोलन के समय विकास के मायने क्या थे, मनुष्य के मायने क्या थे। हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद आप देखिए कि आज़ाद होते ही कह दिया गया कि ये दाग दाग उजाला, क्योंकि लोग गौर से देख रहे थे कि जो आज़ादी मिली है, जो भगत सिंह कहते थे, वो आज़ादी ये नहीं है। जो प्रेमचंद कहते थे कि जॉन की जगह अगर जनार्दन आ जाएंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, ये समझ रहे थे। इसलिए हमारे रचनाकारों ने, हमारे साहित्यकारों ने उसको चिन्हित कर लिया था। केदारनाथ अग्रवाल कह रहे थे, जो 1937-35 से कविता लिख रहे थे, वो आज़ादी मिलने पर लिख देते हैं कि चिट्ठी आई, पत्री आई, डाक बराबर सब दिन आई, पर दिल्ली से आज़ादी हाय ना आई, हाय ना आई। सवाल खड़े हो जाते हैं। 3 थके हुए रंगों को एक पहिया ढोता है, ये कह दिया जाता है। धूमिल कह देते हैं, ये कह दिया जाता है कि लोकतंत्र का कोई मुझको पता बता दे। किससे पूछूं, नानी से या मौसी रानी से? हम आज़ाद हुए हैं, लोकतंत्र हासिल किया है, मगर सवाल उठ रहे हैं और ये चिन्हित करते हैं, ये हमारे साहित्यकार करते हैं और ये बात शुरू हो जाती है। मुक्तिबोध ठीक ठीक
आज 2022 का दृश्य देख लेते हैं अंधेरे में कविता में। वो प्रोसेसन की याद करिए आप, उसमें सेठ है, साहूकार है, पत्रकार है, अधिकारी हैं, सब हैं, और कंधे से कंधा मिलाता हुआ डोमा उस्ताद भी चल रहा है। तो जब ये डोमा उस्ताद हमारे लोकतंत्र की तकदीर तय कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के वो क्षण बचते हैं जब हमें आज़ादी मिली, और वो पूरा दौर बचता। हमें ये भी याद रखना चाहिए इसी क्रम में कि 3 प्रधानमंत्री हमें याद रखने चाहिए जब हम बात करते हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और तीसरे वर्तमान प्रधानमंत्री। इन तीनों व्यक्तित्व को जब आप सामने रखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक व्यक्ति जो हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील और पंचवर्षीय योजनाएं लेके आया, और जिसने गांधी के सपनों से अलग असहमति व्यक्त करते हुए देश को आगे ले जाने में मदद की, और देश आगे बढ़ा, सबको साथ लेकर के बढ़ा। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम 90 के बाद बात करने लगते हैं, हमें और थोड़ा पीछे जाना चाहिए। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हैं तो हमें 84-85 पर नज़र डालनी चाहिए। ये वही दौर था जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी, रोजगार परक का पाठ्यक्रम आ रहे थे, तकनीक आ रही थी, कंप्यूटर आ रहा था, और बहुत सारे प्राइवेट निजीकरण में महाविद्यालय विश्वविद्यालय खुलने शुरू हो गए थे। उसी के आसपास डंकल प्रस्ताव को भी आप याद रखिए, विश्व बैंक और IMF की भूमिका को भी याद रखिए। संकेत मिलने लगे थे, मगर वो सरकारें सचेत थीं, वो देश को गिरवी रखने वाली सरकारें नहीं थी। वो समझ रही थी कि हमें अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने देश को खड़ा रखना है, मजबूत रखना है, तो हमें किस तरह से कदम बढ़ाने हैं, हमें क्या क्या करना है। एक सलाहियत थी, एक प्रोग्राम था, मगर चूंकि हम बहुत दुनिया में पीछे ना रहें तो हमको युवा पीढ़ी के लिए नई योजनाएं थी, मगर पूंजीपतियों की निगाहें थीं। अंबानी बिरला रिपोर्ट आप एजुकेशन में पढ़िए, वो कहती है कि इस देश को चलाने के लिए सिर्फ 3% लोग हायर एजुकेटेड चाहिए, सबको उच्च शिक्षा देना पैसे की बर्बादी है, अपव्यय है, साफ साफ लिखते हैं और सीधी भाषा में लिखते हैं। न्यू एजुकेशन पैटर्न, नई घोषणाएं होती हैं, रोजगार को सीमित करने की बातें होती हैं, आप कर्ज लेते हैं, शर्तों के साथ लेते हैं। रोजगार जो ख़त्म हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता कर रही है, उस सत्ता के पीछे की जो अंतर्राष्ट्रीय सत्ताएं हैं उन पर भी नज़र आपकी होनी चाहिए। वो साफ कह रहे हैं कि आप पद नहीं भरेंगे, आप रोजगार नहीं देंगे। ये जो आज़ादी है जीवन की, खान पान की, पहनावे की, हमारी ताकत, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो एक रंगी हो जाने का जो अभियान चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन भी चाहता है, ये मल्टीनेशनल सी भी चाहती है। वो चाहती हैं कि सब लोग पिज्ज़ा खाने लगें, सब बर्गर खाएं, सब एक जैसा पहने, क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर ये कह चुके हैं कि वो एक रंगी राष्ट्र है, नेशन है, वहाँ एक रंग है, एक जैसा रहना, एक जैसा खाना, एक जैसा। वो डाइवर्सिटी को नहीं समझ सकते हैं, भारत के वैविध्य को नहीं समझ सकते हैं। ये हमारी ताकत है जो हमारी ताकत छीनी जा रही है, नए नए नरेटिव आ रहे हैं। हम मध्यकाल में तो जा रहे हैं, मगर हम एक अलग तरह का नरेटिव लेके जा रहे हैं। और ये राजनीति एक काम और कर रही है कि ये राजनीति सम्राट अशोक की भी जात खोदना चाहती है।
एक साथ सम्राट अकबर को भी पाठ्यक्रम से बाहर करना चाहती है। और ये राजनीति अकबर और महाराणा प्रताप को कह रही है कि युद्ध में तो दोनों साथ लड़े थे, सामने लड़े थे, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या थी। मगर जब स्मृतियों में हम कमज़ोर होंगे, हमारे पाठ्यक्रमों में अभी जो एकीकृत, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत की जो ज्ञान आधारित जो सोसाइटी थी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी थी, कैसे उसको हम इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी में तब्दील कर दिए हैं 85 से चल के अब तक। और हमारा युवा गोला भरने वाली संस्कृति में आ गया है। वो गोला भर के आता है, रट्टा लगाता है, कुछ तथ्य याद करता है और वो मशीन में जाता है और रिजल्ट बाहर हो जाता है। हमारे सोचने समझने के अवसर खत्म किए जा रहे हैं। इसके अपने खतरे, स्मृति रोप का होना, इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी में तब्दील होना। तकनीक आपको सुविधाएं तो देती है, मगर तकनीक जितना देती है वो बाली की तरह उतना उससे ज़्यादा हर लेती है आपसे। द्रोणाचार्य ने तो आपसे एक अंगूठा मांगा था, तकनीक ने आपके दोनों अंगूठे ले लिए, दोनों अंगूठे आपके चले गए। तकनीक आपसे ज़्यादा हरती है, ज़्यादा लेती है, सुविधाएं आपको कम देती है। इसलिए तकनीक, हमारी युवा पीढ़ी जो है वो तकनीक को मैनेज करने, चलाने, उसको उपयोगी बनाने की सलाहियत उसमें नहीं है। ये खतरे हैं और यही तकनीक, एक नरेटिव जो आता है वो लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है। बात थोड़ा सा लंबी हो रही है, इसलिए अब मैं इसको समेटना चाहूँगा और बातचीत के दूसरे हिस्से में आना चाहूँगा। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और ये स्टेटमेंट इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि शायद जो बातचीत मैंने अभी तक की है वो बातचीत इस स्टेटमेंट में पूरी तरह से आ जा रही है। जो हम सोचते हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, वो दुनिया के अनेक हिस्सों में बैठे हुए बड़े चिंतकों और विचारकों की कैसी चिंताएं रही हैं और बहुत पहले वो व्यक्त की जा चुकी हैं। और जब ये हम पढ़ते हैं तो हमारे अपढ़ और अनपढ़ होने का बोध होता है कि ये चीज़ें तो कही जा चुकी हैं, बहुत पहले कही जा चुकी हैं। एडुआर्डो गैलियानो ये एक जर्मनी के चिंतक हैं, बड़े विचारक हैं, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के पूरे दौर को, जहाँ जहाँ से ये होकर आया है, साउथ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और उसने जो हालात पैदा किए हैं उसका बहुत गंभीर अध्ययन और विश्लेषण एडुआर्डो गैलियानो ने किया है और उनकी पुस्तकें अब हिंदी में भी आ गई हैं। वो कहते क्या हैं? उनका कहना है कि आज़ादी मेरे देश की एक जेल का नाम है। आज़ादी मेरे देश की एक जेल का नाम है और तानाशाह सरकारों ने खुद को लोकतंत्र घोषित कर रखा है। अब प्यार, इन्वर्टेड कामा में, अब प्यार इंसान का अपनी गाड़ी से लगाव और क्रांति बाजार में आए किसी नए ब्रांड के धमाकेदार प्रचार के काम आ रहे हैं। अब हमें खास और महंगे ब्रांड का साबुन रगड़ने पर गर्व और फास्ट फूड खाने से खुशी का एहसास होता है। शांत देश दरअसल बेनाम कब्रों की लगातार बढ़ते जाने वाली कतार है और स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ इंसान, इन्वर्टेड कामा में, और स्वस्थ इंसान वह है जो सब कुछ देखता है और चुप रहता है। हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। एडुआर्डो बहुत पहले कह गए हैं, स्वस्थ इंसान वह है
जो सब कुछ देखता है और चुप रहता है। हमारी सारी बातचीत, हमारी सारी कार्रवाइयाँ इस चुप्पी के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के संघर्ष में इन नायकों ने एक काम और किया था, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने ये बड़ा काम किया था कि जनता की वाचा को खोल देना, जनता की वाणी को खोल देना, ये बड़ा काम था। जनता को बोलना सिखा देना, और ये काम गणेश शंकर विद्यार्थी जीवन भर करते रहे। हम फिर चुप्पी के दौर में जा रहे हैं, और हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो जनता को बोलना सिखा दें, जनता को सड़क पर आना सिखा दें, जनता को प्रतिरोध करना सिखा दें, क्योंकि चुनौतियां बहुत खुली हैं, इस समय सामने हैं। इसलिए केदारनाथ सिंह कहते हैं कि वे चुप क्यों हैं जिन्हें आती है भाषा, और वो सारे लोग चुप हैं जो बहुत पारंगत हैं। वो लिख रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, मगर जहां और जिस तरह से बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते। दूसरी बात जॉन ऑरवेल की है। जॉन ऑरवेल ने बहुत सारी बातें लोकतंत्र को लेकर के कही। जॉन ऑरवेल साफ तौर पर कहते हैं कि तानाशाही की तुलना में मुक्त समाजों में सेंसरशिप अधिक परिष्कृत रूप में मौजूद रहती है। आज अघोषित आपातकाल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, उदारवादी लोकतंत्र में अधिक परिष्कृत रूप में ये सेंसरशिप मौजूद रहती है, और दुनिया के तमाम उदारवादी लोकतंत्रों में असहमत के इस केस को हमेशा कम से कमतर किया जाता है। ये जॉन ऑरवेल की बात भी हो चुकी। तो सवाल ये है कि आज़ादी के मायने क्या हैं, असल आज़ादी क्या है। और असल आज़ादी के मायने में नेहरू के 2 स्टेटमेंट में पढ़ देना चाहता हूँ, जिससे कि बातचीत उसकी व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। नेहरू का एक स्टेटमेंट 15 अगस्त 1950 का है, और नेहरू का दूसरा स्टेटमेंट 15 अगस्त 1960 का है, 10 साल बाद का। पहले स्टेटमेंट में 1950 में वो कहते हैं, आज़ादी के मायने ये नहीं हैं कि हर एक आदमी आज़ादी के नाम पर हर बुरा काम करे। आप अपने ख्यालात का आज़ादी से इजहार कीजिए, लेकिन उसके मायने ये नहीं हैं कि सड़क या अखबारों में हर एक को गालियां दीजिए, क्योंकि फिर तो ऐसी बातों से हमारी सारी ज़िंदगी गिर जाएगी। ख़ास तौर से आज़ादी के मायने ये नहीं हैं कि लोग उस आज़ादी के नाम से उसी आज़ादी की जड़ें खो दें। अगर कोई ऐसा करे तो जाहिर है कि उसका मुकाबला होता है, उसे रोकना होता है। ये मुकाबला और ये रोकना ये नहीं हो रहा है, और इस बात को वो समझ रहे थे कि आज़ादी किन परिस्थितियों में मिली है और आज़ादी के असल मायने क्या हैं, और आज़ादी खतरे में पड़ेगी तो हमें रोकना कैसा है। दूसरा स्टेटमेंट नेहरू का 60 में आया, 15 अगस्त को। आज़ादी आई, इंडिपेंडेंस आई, किसके लिए आज़ादी आई, किसके लिए इंडिपेंडेंस आई? क्या वह चंद लोगों के लिए आई, जवाहरलाल के लिए आई, कि उसको आपने चंद रोज के लिए प्रधानमंत्री बना दिया? जवाहर आएंगे और जाएंगे, और लोग भी आते हैं जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो आता ही है, जाता नहीं है, और रहेगा तो फिर सबके लिए। जो हिंदुस्तान के 40 करोड़ आदमी हैं और औरतें हैं और बच्चे हैं, जो आज़ादी के हिस्सेदार हैं, वारिस हैं, उनको इससे पूरा फ़ायदा मिलता है, तब आज़ादी पूरी होगी। तो हम आज़ादी को बचा भी नहीं पा रहे, और आज़ादी सबके लिए है, पूरे लोगों के लिए, हर हिस्से के लिए है, उसको भी हम दे नहीं पा रहे हैं। तो संकट ये है। इसलिए मुक्तिबोध ने बहुत पहले बहुत सारी बातें कह दी थी।
गणेश शंकर विद्यार्थी को हम लोग जो पढ़ते पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं, पाठ्यक्रमों से बाहर बहुत कम बात होती है उनकी, और उनको या तो हम उनके जन्मदिन पर याद कर लेते हैं या उनकी शहादत पर याद कर लेते हैं, जो 25 मार्च 1931 में हुई। और ये फौरी तौर पर, रस्मी तौर पर याद करना शायद उनका जो योगदान है, उनकी जो पत्रकारिता है, उनकी जो राजनीतिक चेतना है, उसके साथ न्याय नहीं है। क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे जिनको आप बहुत कम समय में या बहुत फौरी तौर पर याद करें। मतलब ये है कि उनका पूरा जीवन युद्ध में था, और जब मैं युद्ध में कह रहा हूँ तो ये सिर्फ उनके कर्म पर नहीं था, उनके विचारों पर भी ये युद्ध में जीवन था। विचारों का जब मैं कह रहा था तो गणेश शंकर विद्यार्थी पहले व्यक्ति हैं जो तिलक, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अंबेडकर के राजनीतिक विचारों में फर्क कर रहे थे। वो जान रहे थे कि गांधी के यहाँ स्वराज क्या है और तिलक का स्वराज्य क्या है, ये फर्क कर रहे थे वो। और 1923 में फतेहपुर के राजनीतिक सम्मेलन में सभापति के रूप में वो कहते हैं कि मैं लड़ाई का पक्षपाती हूँ, मैं समस्त सत्ताओं का विरोधी हूँ, फिर चाहे वो सत्ता मौजूदा नौकरशाही की हो या जमींदारी की हो, धनवानों की हो या ऊंची जातियों की हो। इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं थी। यहाँ फ़र्क करते हैं वो गांधी से। आप याद करिए कि गांधी बहुत अरसे तक कांग्रेस में देशी रियासतों की शोषण और संघर्ष को कांग्रेस में जगह नहीं दे रहे थे, और बुंदेलखंड के आसपास का ही आप समझिए कि जब दतिया में अंग्रेज रेजिडेंट और वहाँ का जो राजा था, दोनों मिल कर के दमन कर रहे थे, तो प्रजा चिल्ला रही थी और प्रजा कह रही थी कि हमारे मुद्दों को कांग्रेस में लाइए, शामिल करिए। इसी तरह से नौगांव ले लीजिए, जितनी भी रियासतें थीं जहां अंग्रेज़ रेजिडेंट रखे जाते थे, अंग्रेज़ रेजिडेंट को खर्चा वो राजा सामंत देता था, और राजा का काम होता था कि वो जो कर थे वसूलता था, वो रेजिडेंट का भी खर्चा देता था, राजस्व भी जमा करता था। दोहरी मार थी। गांधी कहते थे कि नहीं, हम अभी राजा महाराजाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आज़ादी के आंदोलन को आगे ले जाना है। जब बहुत दबाव पड़ा, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी लगातार सामंतों, राजाओं, उनके शोषण, आप प्रताप की फाइलें उठा के देख लीजिए, आप देखिए कि प्रताप को किन किन रियासतों ने बैन लगाया। प्रताप ग्वालियर में बैन था, प्रताप ग्वालियर नहीं आ सकता था, उदयपुर नहीं जा सकता था। रियासतों ने अपने यहाँ प्रताप को बैन कर दिया जाए, क्योंकि खुलेआम लिखते थे वो, इनकी पोल खोलते थे। बहुत बाद में गांधी ने एक रास्ता निकाला और गांधी ने कहा कि आप प्रजामंडल गठित कर लीजिए और प्रजामंडल के बैनर तले अपनी लड़ाइयाँ लड़िए। उनको ये रास्ता बताया। बहुत बाद में जाकर के कांग्रेस ने फिर प्रजामंडल के मुद्दों को उनको शामिल किया और वो सिलसिला लड़ाई का आगे बढ़ा। इस बात को गणेश शंकर विद्यार्थी चिन्हित कर रहे थे। इसलिए वो कहते हैं नौकरशाही हो, साम्राज्यवाद हो, पूंजीपत हो, जमींदार हो, धनवान हो और ऊंची जातियोों की सत्ता, वर्ण व्यवस्था के मामले में वो बिल्कुल साफ थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ आप हरिजन शब्द नहीं पाएंगे। गांधी का हरिजन शब्द अस्वीकार करते थे वो। गणेश शंकर विद्यार्थी के यहाँ दलित शब्द बार बार मिलेगा।
ये उनकी राजनीतिक चेतना को बताता है। ये बताता है कि फ़र्क क्या है गांधी में। गांधी से वो असहमत होते थे, वो गांधी के साथ थे और गांधी से की उनकी मुलाकात लखनऊ में जब होती है और 1916 में प्रताप के दफ्तर में वो इनवाइट करते हैं, आतिथ्य स्वीकार करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी का। ये गणेश शंकर विद्यार्थी मानते थे कि हमारा सबसे बड़ा नायक गांधी है। ये भी मानते थे कि गांधी के पास सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह है, सत्य के प्रति आग्रह है। और इस सत्य के प्रति आग्रह को उन्होंने अपनी पत्रकारिता में खोजा, उसको परीक्षित किया और उसी सत्य के आग्रह को जनता तक ले गए अपने प्रताप के माध्यम से। इस सत्य के आग्रह को उन्होंने छोड़ा नहीं। यानी जब आज सच को छुपाकर अखंड झूठ को सामने लाया जा रहा है लगातार, गणेश शंकर विद्यार्थी सच को सच की तरह कहते थे और सच की तरह सामने भी लाते थे और सामने लाकर जनता की वाचा को, जनता के मुंह को खोलते थे, प्रेरित करते थे। और यही कारण नहीं था कि वो रायबरेली के किसान आंदोलन में भागीदारी करते हुए और निलहे जो चंपारण के नील की खेती वाले किसान, रायबरेली के किसान को मिलाकर जब कुली नाम से वो पुस्तिका निकालते हैं तो उस पुस्तिका को जब्त कर लिया जाता है। प्रताप के प्रेस ने उसको छापा था। और गणेश शंकर विद्यार्थी की जो ट्रेनिंग है उसको आप देखिए कि मुगावली के एक स्कूल में उनके पिता अध्यापक थे और गणेश शंकर विद्यार्थी 1907 तक, 1890 का जन्म है उनका, 7 तक उनके हाथ में अरबी और फारसी की पत्रिकाएं और अखबार होते थे। उनका लेखन उर्दू में शुरू हुआ था। जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व की जो निर्मित थी, उस निर्मित के पीछे एक कंपोजिट कल्चर, एक साझा संस्कृति की विरासत थी जिसको वो लेकर आए थे। इसीलिए उनमें इतना साहस था। वो सांप्रदायिकता को लेकर के बहुत स्पष्ट थे। और गांधी जब खिलाफत आंदोलन का साथ देते हैं और उस खिलाफत आंदोलन में मौका पाकर वो बहुत सारे मुल्ले और मौलवी जो कट्टर थे मुस्लिम समुदाय के, वो जब पार्टिसिपेट करते हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी चेता देते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, हमारे आंदोलन में इनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा और कमज़ोर होंगे हम। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी समान रूप से हिंदू और मुस्लिम कट्टरता को निगेट करते थे, आलोचना करते थे, खुलकर लिखते थे। इसलिए वो बड़े पत्रकार थे, इसलिए वो बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 29 जनवरी 31 की जेल डायरी में उसने लिखते हैं कि जीवन भर अमानवीयता, असज्जनता के विरुद्ध लड़ता रहा, ईश्वर बल दे कि आगे भी मैं लड़ता रहूं। आप ये देखिए कि शुरुआत में उनकी जो पढ़ाई हुई वो मैंने बताया कि उर्दू और फ़ारसी, और उस दौर में यहाँ पर आप जब देखेंगे तो जो विक्टोरिया कॉलेज है, जो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है, आप सब जानते हैं। इसके पहले ये लश्कर मदरसा था और लश्कर मदरसा में फ़ारसी और संस्कृत दो ही चीज़ें पढ़ाई जाती थी। यहाँ पढ़ाई ही होती है। हमारे जितने भी उस दौर के बड़े स्कूल थे या कॉलेज थे उनमें यही भाषाएं थी। हिंदी निर्मित हो रही थी और भारतेंदु कह गए हैं कि हिंदी नए चाल में ढली 1973 में, 1873 में नए चाल में ढली। तो नए चाल में ढलने का मतलब ये था कि तब तक प्रयास ये हो रहे थे, मगर खड़ी बोली हिंदी उस तरह से साहित्य में भी और संघर्ष में भी संघर्ष की भाषा नहीं बन पाई थी। ये गांधी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, राजगोपालाचारी ने, और इस तरफ आप कभी ध्यान दीजिए कि हिंदी आंदोलन जो है आज़ादी के दौर का है, उसमें ज़्यादातर जो बड़ी भूमिका है वो बड़ी भूमिका
अहिंदी भाषी लोगों की है। आप नाम देख लीजिएगा, 8-10 नाम जो आएंगे, संस्थाओं के निर्माण से लेकर के हिंदी को संघर्ष की भाषा बनाने में उनका दौर था। इसलिए शुरू में वो भारत मित्र पढ़ते हैं, बंगवासी पढ़ते हैं, और बहुत कम उम्र में, बचपन में ये कहिए, सरस्वती की जितनी फाइलें थीं जब तक प्रकाशित थीं वो सब पढ़ डालते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इसलिए उनकी रुचि ये बताती थी कि उस दौर के जो सबसे महत्वपूर्ण अखबार थे, पत्रिकाएं थीं, उसको वो पढ़ रहे थे, और इसी में पंडित सुंदरलाल के संपर्क में आते हैं और कर्मयोगी के साथ वो जुड़ जाते हैं। कर्मयोगी में काम करते हुए वो इसके बाद पृथ्वीनाथ स्कूल में अध्यापक हो जाते हैं और वहाँ से 1910 में त्यागपत्र दे देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान जाता है उनकी तरफ कि ये कौन व्यक्ति है जो इतने प्रखरता के साथ राजनीतिक चिंतन और बहुत साफगोई के साथ विद्यार्थी नाम से अपने लेख लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, और वो सरस्वती में उनकी मदद के लिए वो उनको जोड़ लेते हैं। इसलिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक वाक्यांश मैं पढ़ देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जब तक मेरे पास रहे गणेश ने बड़ी मुस्तैदी और बड़े परिश्रम से काम किया। उनकी शालीनता, उनकी सज्जनता, परिश्रमशीलता और ज्ञानार्जन की सदिच्छा ने मुझे मुग्ध कर दिया। जब सरस्वती से श्री गणेश की काफ़ी ख्याति हो गई तब अभ्युदय के अधिकारियों ने उन्हें अपने यहाँ खींच लिया। गणेश को मैंने सदा अपना छोटा भाई या लड़का समझा। ये बड़े पत्रकार थे, सरस्वती के संपादक थे, जो बहुत दिशाओं में काम कर रहे थे, लिख रहे थे, संपादन कर रहे थे। वो गणेश शंकर विद्यार्थी को बहुत कम उम्र में, क्योंकि उनको पूरी उम्र 40 साल की मिली, 40 साल में उनकी शहादत हो गई, तो बहुत कम उम्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी मेधा को, उनके व्यक्तित्व को जान लिया था, परख लिया था। अभ्युदय जो इलाहाबाद से निकल रहा था, जिसका भगत सिंह अंक प्रतिबंधित हुआ, अभ्युदय से लगातार वो जुड़े रहे। प्रताप जब उन्होंने 1913 में शुरू किया कानपुर में, तो बहुत छोटे से एक कमरे में, जिसकी भीत वगैरह सब उधड़ी हुई थी, 400 रुपये किराए के कमरे में प्रताप को शुरू किया, 3 लोगों के साथ, जिसमें शारदानंदन थे, एक मिश्र जी थे और खुद प्रताप, खुद विद्यार्थी जी थे। शारदानंदन जी की एक प्रेस थी जिसमें वो छपता था, 16 अंक तक वो छपा। 16 अंक के बाद कुछ परेशानियां आईं और प्रताप के दूसरे ही साल अंग्रेज़ों ने उनसे 1000 रुपये की ज़मानत मांगी। ज़मानत मांगी तो विद्यार्थी जी ने सोचा कि अगर हम ज़मानत नहीं देंगे तो हमारा प्रेस जब्त हो जाएगा और हमारा अखबार बंद हो जाएगा। इसलिए 1000 रुपये उन्होंने तुरंत जमा किए। 1 साल बाद फिर उनसे 1000 की ज़मानत मांगी गई, और कुछ आर्टिकल वगैरह जो लिखते थे उनके विचारों से मजिस्ट्रेट सहमत नहीं होते थे। इसके बाद उन्होंने जब नहीं जमा किया और पैसा जुटाने में लगे रहे तो उस ज़मानत को 2000 रुपये कर दिया गया। फिर 2000 रुपये उन्होंने जमा किए गणेश शंकर विद्यार्थी ने, मगर प्रेस को बंद नहीं होने दिया। और जब ज़्यादा संकट आया, ज़्यादा नोटिस आई, तो फिर उन्होंने एक अपील जारी की, और अपील जारी की तो लोगों ने उनकी मदद की, और मदद करने पर 8000 रुपये गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आ गए। ये 8000 रुपये बड़ी रकम थी उनके लिए, और उस समय 8000 रुपये आना ये बताता था कि प्रताप की पहुंच और प्रताप के पाठक लगातार बढ़ रहे थे। 8000 रुपये आने के बाद वो निर्णय करते हैं, बैठते हैं, और बैठने के बाद प्रताप को व्यक्तिगत अखबार से ट्रस्ट बना देते हैं और सारा पैसा उस ट्रस्ट को सौंप देते हैं, और कहते हैं कि ये प्रताप का ट्रस्ट होगा और इस पैसे से अब प्रताप निकाला जाएगा। यानी इतनी साफगोई, इतनी स्पष्टता, और इस तरह से जो विद्यार्थी जी का काम है वो हमारे सामने आता है। सिलसिलेवार अगर बातें कही जाएंगी तो बहुत बातें हैं, और आप जानते हैं कि 5 बार वो जेल गए। पहली बार जेल गए वो जब रायबरेली के किसानों के साथ वो शामिल हुए और वहाँ भाषण दिया। इसके बाद फतेहपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ भाषण के बाद फिर वो जेल गए,
और जेल जाने पर उन्होंने मिल, स्पेंसर, रूसो, मोपाशा, रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो, टेनिसन, ब्राउनिंग, बर्नार्ड शॉ, बाल्जाक का अध्ययन किया। विक्टर ह्यूगो से बहुत प्रभावित थे वो, और ला मिजराबिल्स का उन्होंने अनुवाद किया 21-22 लखनऊ जेल में। 93 का बलिदान नाम से जो विक्टर ह्यूगो का ही कृति थी उसका अनुवाद किया। आप ये देखिए कि वाल्मीकि की रामायण, महाभारत वो लगातार पढ़ते थे। उनका एक जो पश्चिमी साहित्य से संबंध था, तो अपना जो क्लासिक लिटरेचर था उसकी भी उनकी बहुत अच्छी समझ थी, उससे वो उदाहरण देते थे। और विद्यार्थी जी खुद कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन भर विद्यार्थी ही है, साधक ही है, और उसको वो अपने जीवन में भी अप्लाई करते थे। एक बात तो मैंने इसमें कह दी कि सत्य के प्रति आग्रह उनका और सत्याग्रह को वो निहत्थों का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। और आज भी इस दौर में भी वो राज्य पोषित हिंसा हो या किसी भी तरह की हिंसा हो, किसान आंदोलन हमारे सामने है, निहत्थों का हथियार सिर्फ सत्याग्रह हो सकता है, ये तय बात है। इसके अलावा हमारा दूसरा रास्ता नहीं। हम गांधी से लाख असहमतियां रख सकते हैं, रखनी चाहिए। गांधी पर बहुत डिबेट हुई है, होती रहनी चाहिए। जितनी डिबेट होगी, गांधी का जो सत्य है, जो गांधी का सत्य है, क्योंकि वो खुद कहते थे कि सत्य के साथ मैं प्रयोग करता हूँ और मेरा जीवन ही मेरा विचार है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको परखते रहने की ज़रूरत है। आज़ादी साध्य है तो सत्याग्रह ही साधन हो सकता है उस आज़ादी को बचाने के लिए, और ये वो मानते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी अहिंसा और हिंसा को लेकर बहुत स्पष्ट थे। वो गांधी के भी साथ थे, वो भगत सिंह के भी साथ थे, बिस्मिल्लाह के साथ थे, वो रोशन सिंह के साथ थे, अशफाक उल्लाह के साथ थे। और जो काकोरी कांड हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती हुई, उस डकैती में तन मन धन से उन्होंने मदद की, बाकायदे उन्होंने लिखा। और उनका प्रताप कार्यालय में ये जो क्रांतिकारी थे ये रुकते थे, इनकी मदद करते थे, इनको रास्ते बताते थे। भगत सिंह से जाकर इंटरव्यू किया है, और उनका इंटरव्यू है और बहुत तीखे प्रश्न किए हैं विद्यार्थी जी ने। इसलिए अहिंसा को लेकर वो कहते हैं कि मैं नॉन वायलेंस को शुरू से अपनी पॉलिसी मानता रहा हूँ, धर्म नहीं मानता रहा। अहिंसा को पॉलिसी मानता रहा हूँ मगर धर्म नहीं मानता रहा। और वो स्पष्ट करते हैं कि मैं अहिंसा को धर्म नहीं मानता, तथापि मैं अपनी वर्तमान अवस्था में राजनीतिक संग्राम का सर्वोत्तम साधन मानता। अहिंसा को धर्म ना मानना, पॉलिसी मानना, सर्वोत्तम साधन मानना स्पष्ट करते हैं वो। लाहौर षड्यंत्र केस के समर्थन में 1929 में कह देते हैं और स्पष्ट करते हैं। जब ये कहा जाता है कि हिंसा हिंसा की बहस शुरू हो जाती है और गांधी पर बहुत दबाव होता है और भगत सिंह हीरो होते हैं, गांधी की कोई सुनता नहीं है, लाखों लोग लाहौर जेल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये 29 में कहते हैं, विद्यार्थी जी का कथन है कि हिंसा और अहिंसा की विवेचना छोड़िए, विज्ञान ने वर्तमान रण शैली को बेहद भयंकर बना दिया है। उसमें वीरता नहीं रही, उसमें पशुता और हत्या का राज्य है, और उसके मुकाबले में हमारे ऐसे शताब्दियों से निशस्त्र लोगों का खड़ा रह सकना असंभव है। अगर इस हिंसा, राज्य की हिंसा, साम्राज्यवाद की हिंसा आप निहत्थे होकर के लड़ेंगे तो ये समय नहीं है। वो इसका समर्थन कर देते हैं और काकोरी कांड में वो उन लोगों के साथ रहते हैं। जनता की वाचा को तोड़ा, ये बात मैं कह चुका हूँ अपनी बातचीत के क्रम में। उसमें जनमत का मार्गदर्शन किया, ना बोलने वाले समाज को बोलने वाले समाज में तब्दील करने में बड़ी भूमिका विद्यार्थी जी ने निभाई है। वो देसी पूंजीवाद, सामंतवाद के प्रच्छन्न रिश्तों की पड़ताल कर रहे थे। देसी पूंजीवाद किस तरह से काम कर रहा है और सामंतवाद प्रच्छन्न रूप से किस तरह से पोषित कर रहा है अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों की आप अगर देखना चाहते हैं इसको,
तो लगान फिल्म की कुछ अंग्रेज़ों और सामंतों की पार्टियां देखी। ऐसी पार्टियां बहुत होती थी जिसमें सामंत अपने परिवार के साथ जाते थे। उन पर निगाह थी और उनके समाचार प्रताप में वो छापते थे कि फला महाराजा कहाँ गया था और क्या कर रहा था। धौलपुर से एक अखबार निकलता था हिंद नाम से और हिंद राजस्थान नाम से। वो अखबार एक ही काम करता था, राजाओं की पोल खोलता था। उस अखबार ने एक बार सिंधिया की पोल खोली और सिंधिया घराने पर सीरीज लिखी और उस अखबार को यहाँ से खदेड़ा गया बंद करना, तो यहाँ से उठा के प्रेस ले गया और झांसी में खोलकर सिंधिया की पोल खोलने लगा। ऐसे भी किस्से हैं हमारे बीच में। इसलिए पूंजी और श्रम के अनुपात को समझ रहे थे और अध्ययन कर रहे थे, और यही कारण था कि विद्यार्थी जी जब तक जीवित रहे कानपुर की मजदूर सभा के सर्वसम्मत से अंतिम दौर तक अध्यक्ष रहे और एक बड़ी हड़ताल उन्होंने कानपुर में करवाई। जो व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है, चिंतन के स्तर पर सारी राजनीतिक विचारों को, धाराओं को समझ रहा है, किसान के साथ खड़ा है, मजदूर के साथ खड़ा है, इसके साथ वो क्रांतिकारियों की हिंसा को भी जब समय होता है समर्थन भी कर रहा है कि नहीं, ठीक किया इन्होंने। धर्म के बारे में वो बहुत स्पष्ट थे और राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के जो धर्म की स्थिति थी वो कहते हैं देश में, और वो धर्म का जो रूप था वो मानते थे कि धर्म निहायत व्यक्तिगत चीज़ है। धर्म आपके घर के अंदर है, उसको बाहर मत लाइए, उसको दिखावा मत करिए, उसके आधार पर बांटिए नहीं समुदायों को। वो लिखते हैं कि देश में धर्म की धूम है और इसके नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं। धर्म का मर्म जाने बिना इसके लिए जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सटीक है आज के दौर में। ऐसे लोग कुछ भी समझते बूझते नहीं हैं। दूसरे लोग इन्हें जिधर जोत देते हैं ये लोग उधर ही जुत जाते हैं। खिलाफत आंदोलन की बात मैंने की कि खिलाफत आंदोलन को लेके वो बहुत स्पष्ट थे और कहते थे कि देश की आज़ादी के लिए वो दिन बहुत बुरा था जिस दिन आज़ादी के आंदोलन में खिलाफत, मुल्ला, मौलियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। वो गांधी से डिफ़र करते हैं इस बात को लेकर के, खिलाफत आंदोलन को लेकर स्पष्ट कहते हैं। इसलिए गांधी जी की बातों को वो कहते हैं, चेताते हैं लोगों को, लिखते हैं कि गांधी जी की बातों को ले उड़ने से पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पहले उसका मर्म समझ ले। बापू ने कहा, बापू ने कहा, बापू ने कहा, वो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा। समझिए क्या कहा, क्या नहीं कहा। हिंदू राष्ट्र को लेकर वो हमेशा और बहुत सारा लिखा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, और देश में कहीं कहीं राष्ट्रीयता के भाव को समझने में गहरी भूल की जा रही है। हर रोज़ इसके प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। यदि हम इसके भाव को अच्छे तरीके से समझ चुके होते तो इससे जुड़ी बेतुकी बातें सुनने में ना आती। और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों सांप्रदायिकता को नकारते हैं। अंतिम बात कि विद्यार्थी की मृत्यु पर गांधी क्या कहते हैं। और आप जानते हैं कि उनकी जब हत्या हुई और वो दंगा रोकने के लिए चले गए, भीड़ में घुस गए, और संभवतः 9 मार्च को उनको रिहाई हुई थी जेल से, और 25 मार्च की ये घटना है। भगत सिंह को फांसी होती है, तनाव होता है, दंगे शुरू हो जाते हैं। कानपुर में हैं वो निकल जाते हैं सुबह से अकेले, और बहुत सारे लोगों को रोकते भी हैं। बहुत सारे लोग घरों में लौट जाते हैं, दोनों समुदाय के लोग लौट जाते हैं। मगर एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ लोग आते हैं और हमला करते हैं, और बहुत बुरी तरह हत्या होती है गणेश शंकर विद्यार्थी की। उनकी लाश कई दिनों तक रखी रहती है, पहचानी नहीं जाती। और गांधी ये कहते हैं, बाहर हैं, संभवतः कराची में हैं, और वो 27 तारीख को ये कहते हैं 2 दिन बाद कि विद्यार्थी जी का पता नहीं है,
मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्हें उनकी हत्या कर दी गई है। गांधी ये कहते हैं, संभावना जताते हैं। और वो लिखते हैं कि पर ये जहर किसी भी तरह क्यों ना हो, इतना गहरा बैठ गया है कि कदाचित गणेश शंकर विद्यार्थी के समान महान आत्मत्यागी और नितांत वीर पुरुष का खून भी आज हमारे मन से इसे धो डालने के लिए काफ़ी ना हो। ये गांधी कहते हैं 27 को। आगे लिखते हैं, उनका खून अंततोगत्वा दोनों कौमों को एक करेगा, कोई समझौता हमको बांध नहीं सकता, लेकिन जैसी वीरता गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिखाई है उससे एक न एक दिन अवश्य ही पाषाण से पाषाण हृदय भी पिघल उठेंगे और पिघलकर एक हो जाएंगे। वो चिट्ठी लिखते हैं विद्यार्थी जी के छोटे भाई को सांत्वना के लिए, और गांधी लिखते हैं कि कलेजा फट रहा है, गणेश शंकर की इतनी शानदार मृत्यु के लिए शोक संदेश नहीं दूंगा। चाहे आज ऐसा ना हो, परंतु उनका पवित्र खून किसी दिन अवश्य ही हिंदुओं और मुसलमानों को एक करेगा, उनकी मिसाल अनुकरणीय सिद्ध हो। और गांधी ने लिखा भी है कि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी मौत चाहता, ये लिखा है उन्होंने। तो मेरा कहना ये है कि मित्रों, बात आज़ादी या आज़ाद हुए 75 साल की है, मगर हमें ठीक ठीक इतिहास बोध के साथ, समझ के साथ संघर्ष के उन दिनों में लौटना होगा, वहाँ से ऊर्जा लेनी होगी। और निश्चित तौर पर सिर्फ जो हमारे आसपास लोग हैं, हम विचार लोग हैं, हमारे साथ चलने लोग हैं, उनकी वाचा को तोड़ने, उनको प्रतिरोध की भूमिका में लाने का काम अगर गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से, उनके काम के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से, विचार के माध्यम से अगर हम कर सकते हैं तो शायद यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। बहुत धन्यवाद।